डॉक्टर निधि गर्ग, वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक, NIOS के स्टूडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम नस्य कर्म के बारे में जानेंगे। नस्य क्या है, इसकी विधि क्या है, कितने प्रकार का है, इसका महत्व क्या है, इन सब विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं नस्य क्या है, नस्य की परिभाषा क्या है। नासा मार्ग से, नाक से जो भी हम औषध अथवा औषधित स्नेहों का प्रयोग करते हैं उसे नस्य कहते हैं। यह एक चिकित्सीय प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न प्रकार के रोगों की चिकित्सा के लिए विशेष प्रकार की औषध का प्रयोग नासा से किया जाता है। इसकी शिर के विकारों के लिए विशेष उपयोगिता है क्योंकि नासा को शिर का द्वार समझा जाता है। अब जानते हैं नस्य कर्म के प्रकार। नस्य कर्म 6 प्रकार का होता है। प्रधमन, जिसे विरेचन नस्य भी कहते हैं, बृहन, शमन, नावन, मर्श और प्रतिमर्श नस्य, यह नस्य कर्म के प्रकार हैं। आइए अब जानते हैं कि ये क्या क्या है, इनकी विधि क्या है, औषधि क्या है, इनका प्रयोग कैसे करते हैं, किस में करते हैं। सबसे पहले लेते हैं प्रधमन नस्य, जिसे हम विरेचन नस्य भी कहते हैं। इसमें शुष्क चूर्ण को हम नली के द्वारा नासा में फूंकते हैं और इसमें ब्राह्मी चूर्ण आदि का प्रयोग किया जाता है औषधि के रूप में, और यह मुख्य रूप से कफज विकारों में प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा प्रकार होता है बृहन नस्य। यह यंत्र ड्रॉपर आदि की सहायता से नाक में औषधि डाली जाती है। इसमें घृत, तेल, नमक, शतावरी घृत, अश्वगंधा घृत तथा औषध से दूध का प्रयोग किया जाता है। यह वातिक विकारों में अत्यंत उपयोगी है। तीसरा है शमन नस्य। इसमें भी हम यंत्र की सहायता से औषधि को नासा में डालते हैं और इसमें क्वाथ तथा तेलों का प्रयोग किया जाता है। यह पित्तज विकारों में अत्यंत उपयोगी है। नावन नस्य, यह भी यंत्र आदि की सहायता से हम नासा में औषधि को डालते हैं। इसमें भी क्वाथ तथा औषधीय तेलों का प्रयोग किया जाता है। यह वात पित्तज विकारों अथवा कफ पित्तज विकारों में अत्यंत उपयोगी है। मर्श नस्य, यह स्नेह में स्वच्छ उंगली को डुबाकर या ड्रॉपर की सहायता से नासा में प्रयोग किया जाता है। इसमें घृत या तेल का प्रयोग करते हैं और यह व्याधि से उत्पन्न असहिष्णुता में इस्तेमाल में लाया जाता है। प्रतिमर्श नस्य, यह भी स्नेह में स्वच्छ उंगली डुबाकर किया जाता है। इसमें भी घृत या तेल का प्रयोग होता है और नासा मार्ग से स्नेहन अथवा तनाव में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रतिमर्श नस्य हम प्रतिदिन कर सकते हैं और यह जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। आइए देखते हैं नस्य कर्म का महत्व क्या है। इसको प्रयोग करने से नेत्र रोग, कान के रोग, नासा, नाक के रोग नहीं होते हैं। केश, बाल, दाढ़ी के बाल सफ़ेद या भूरे नहीं होते तथा सिर के बाल जल्दी से नहीं गिरते। इनकी स्वस्थ वृद्धि होती है। ज्ञानेंद्रिय, जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है। बुढ़ापा देर से आता है। स्वर, वर्ण, इंद्रिय प्रसन्न रहते हैं। इनकी देखते हैं अब सामान्य निर्देश क्या हैं। सामान्य निर्देशों में हम देख सकते हैं कि योग्य अयोग्य व्यक्तियों के बारे में हम जानेंगे कि जिसमें हम कर सकते हैं, जिसमें हम नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ लिस्ट दी हुई है हमने, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि किन किन अवस्थाओं में हम नस्य कर्म का प्रयोग कर सकते हैं। ये है शिरोस्तंभ, गलग्रह, पीनस, जुखाम जिसे कहते हैं, मुख रोग, मुख के कोई भी रोग हो, अर्धावभेदक, सिर में दर्द, आधा सिर का जो दर्द रहता है, अनिद्रा, नींद ना आती हो, अपस्मार, एपिलेप्सी जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं, उन्माद, पागलपन, दंत स्तंभ, दंत में जकड़ाहट यदि हो जाए, नेत्रों के रोग हों, तिमिर, आँखों के आगे अंधेरा छाता हो, तिमिर, आँखों के आगे अंधेरा आता हो, अपतानक, अपतंत्रक, गलगंड, घ्राण क्षमता का नाश होना, नाक से सूंघने की क्षमता खत्म हो रही हो, हनुग्रह, जबड़ा किसी का अगर जकड़ जाए, दंत हर्ष, अंशशूल, कंधों में दर्द हो, स्कंद रोग, अर्दित, फेशियल पैरालिसिस जिसे हम कहते हैं, दंत चाल, दांत जिसके ढीले हों, हिलते हों, स्वर भेद, व्यंग, अगर चेहरे पे झाइयाँ आ गई हैं या काला मस्से हो रहे हैं, ग्रीवा रोग, गर्दन का कोई रोग है, वाक ग्रह, अवबाहुक, पक्षाघात, सूर्यवर्त, सिरदर्द का ये भी एक प्रकार है, मूर्छा, खालित्य पालित्य। खालित्य पालित्य का अर्थ है जब समय से पहले बाल सफ़ेद हो जाएं या गिरने लगें। गल शालुक,
हकलाना आदि, ये सामान्य कुछ ऐसी अवस्थाएं हैं जिनमें हम नस्से का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखते हैं कि किन अवस्थाओं में हम नस्से का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। सबसे पहला है भुक्त भक्त, यानी कि खाना खाने के तुरंत बाद नस्से का प्रयोग नहीं करना चाहिए। स्नेहपीत, स्नेह पीने के बाद, कोई भी चिकनी चीज़ खाने के बाद नस्से का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मद्यपीत, जिस व्यक्ति ने मद्य पिया हो, शराब पिया हो, अल्कोहल लिया हो, उसको नस्से नहीं देना चाहिए। तोयपीत, पानी पीने के बाद नस्से नहीं देना चाहिए। शीर्षनाथ, जिसने अभी शिर अर्थात सिर धोया है या धोने वाला है, उसको नस्से नहीं देना चाहिए। क्षुधा लगने पर, भूख लगने पर, प्यास लगने पर नस्से नहीं देना चाहिए। दुर्दिन, जब आकाश में बादल छाए हों तब नस्से नहीं देना चाहिए। नवज्वर, अभी अभी किसी को ज्वर आया है, ज्वर से पीड़ित है, तो उसे नस्से नहीं देना चाहिए। शोक अभिताप, शोक से ग्रस्त है, उसको नस्से नहीं दे सकते। विरिक्त, जिसने अभी विरेचन लिया हो, जिसका अभी हमने विरेचन किया है। अनुवासित, वस्ती दिया है। गर्भिणी, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं। सूतिका, जिनकी अभी डिलीवरी हुई है, उनको नहीं देना चाहिए। नव प्रतिशय, जिनको अभी नया जुखाम हुआ है, उनको हमें नस्से नहीं देना चाहिए। और अजीर्ण, जिसमें अभी खाना पचा नहीं है, डाइजेस्ट नहीं हुआ है, उन लोगों को नस्से नहीं देना चाहिए। अब देखते हैं नस्से देने की अवधि क्या है। नस्से देने की अवधि के विषय में कई आचार्यों ने अपने अलग अलग भेद बताए हैं। जैसे आचार्य चरक कहते हैं कि रोग की गंभीरता के अनुसार आप नस्से दे सकते हैं। वहीं आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि आप 1, 3 या 7 या 21 दिन में नस्से दे सकते हैं। और वाग्भट जी कहते हैं आप 3, 5, 7 या 8 दिन तक नस्से दे सकते हैं। वैसे नस्से कर्म का प्रयोग 1 दिन के अंतर पर या 3 दिन में एक बार करना चाहिए और हम अधिकतम 7 से 21 दिन के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। आचार्य वाग्भट के अनुसार नस्से कर्म 7 दिन से अधिक नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं नस्से कर्म कैसे किया जाता है। नस्से कर्म के प्रधानतः 3 स्टेजेस हम कर सकते हैं। जैसे पहला है पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और तीसरा है पश्चात कर्म। पूर्व कर्म में संभार संग्रह, आतुर परीक्षा, आतुर सिद्धता। आतुर का अर्थ है रोगी या व्यक्ति जो भी नस्से कर्म के लिए हमारे पास आता है, उसको हम परीक्षा करेंगे, देखेंगे कि वह नस्से के योग्य है अयोग्य है। जो हमने पीछे चिकित्सा सामान्य निर्देश दिए हैं, सामान्य निषेध बताए हैं, उनमें से हम देख लेंगे कि हमारा रोगी किसी कैटेगरी में तो नहीं आता है। आतुर सिद्धता, जब हम ये अच्छी तरह से देख लें कि आतुर को कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि हम उसको नहीं दे सकते हैं, तो हम उसका नस्से करेंगे। फिर प्रधान कर्म है जिसमें हम नासा के द्वारा औषध को देते हैं। पश्चात कर्म है, इसमें हमें सम्यक, अति और अयोग लक्षण को देखना होता है। परिहार, उसको हम क्या क्या परिचर्या बताएंगे कि उसको नस्से के बाद क्या क्या करना है, हम क्या कराएंगे। यदि कोई व्यापद है तो उसकी चिकित्सा करेंगे। नस्से के काल, नस्से कब दे सकते हैं। स्वस्थ व्यक्ति में ऋतु अनुसार हम नस्से देते हैं, तो इसमें शरद और वसंत ऋतु में सुबह के समय नस्से देते हैं। हेमंत और शिशिर ऋतु में दोपहर के समय नस्से देते हैं। ग्रीष्म ऋतु में शाम के समय जब मौसम ठंडा होता है तब नस्से देते हैं। और वर्षा ऋतु यदि है, जब आकाश स्वच्छ होता है, तब हम नस्से देते हैं। रोगानुसार अगर हमें नस्से देना हो तो कैसे देते हैं। कफज व्याधि में खाने से पहले सुबह में देते हैं। पित्तज व्याधि में दोपहर में देते हैं और वातज व्याधि में दोपहर या शाम में देते हैं। अब नस्से पूर्व कर्म जो हम पीछे बात कर रहे थे उसको देखते हैं कि आतुर की हमें व्यक्ति की संपूर्ण जांच करनी है। नस्से उपयुक्त होने पर मंत्रोच्चारण के बाद सिर की धानवंतर तेल से तथा शरीर की शीरबला तेल से मालिश करें। इसके बाद शरीर को सुखोष्ण जल से भीगे तौलिए से आतुर का शरीर पोंछें और आतुर को पीठ के बल थोड़ा सर नीचे करके और पैर ऊपर करके लिटाएं। अब प्रधान कर्म है, इसमें सिर को थोड़ा पीछे करके एक नासारंध्र को वाम अंगुष्ठ से बंद करके औषध को यंत्र या ड्रॉपर की सहायता से दाएं हाथ से दूसरे नासारंध्र में डालें, जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे हैं। फिर हम औषधि को, आतुर को बोलेंगे कि औषधि को नासा मार्ग से ऊपर की ओर खींचें और औषध पूर्ण करने के बाद हल्के हाथ से गले, ललाट, हथेली, तलुओं और कंधे की मालिश करेंगे।
पश्चात कर्म। इसके बाद सम्यक योग के अगर हमें लक्षण प्रतीत होते हैं तो हमें आतुर को सुखोष्ण जल से गरारे कराने हैं तथा धूमपान कराना है। धूमपान यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि जो स्मोक हम लेंगे वो औषधीय धूमपान होगा और वो कोई वैसा टोबैको या वो वाला धूमपान नहीं है। नस्य कर्म के पश्चात पीने और नहाने के लिए हम सुखोष्ण जल का ही प्रयोग करेंगे। आतुर को नस्य के पश्चात आतप, धूप का या धुएं का या मद्य का सेवन नहीं करना चाहिए, सिर से नहीं नहाना चाहिए, यात्रा, क्रोध आदि नहीं करना चाहिए। नस्य कर्म के पश्चात लक्षण जो भी हमने देखा था कि सम्यक योग है, अति योग है या अयोग है, तो हम उसको देख लेते हैं। सम्यक योग के क्या लक्षण होंगे? सिर में हल्कापन आएगा, अच्छी नींद उसे आएगी। लक्षण जिसके लिए हम नस्य का प्रयोग कर रहे हैं उनके लक्षणों में शांति होगी और मन प्रसन्न रहेगा। अगर नस्य का अति योग होता है तो उसमें सिर में भारीपन रहेगा, इंद्रिय अकारमुकता, इंद्रियों का सही से काम नहीं होगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा और अत्यधिक लाला स्राव रहेगा, मुख से ज़्यादा पानी आएगा। अयोग लक्षण में क्या रहेगा कि शरीर में शुष्कता होगी, इंद्रियों के कर्म में वैषम्य होगा, लक्षणों में अनुपक्षय अर्थात कि जिन लक्षणों की शांति के लिए हम नस्य कर रहे हैं वह लक्षण नहीं मिटेंगे, वो नहीं जाएंगे। आइए अब जानते हैं यदि नस्य का दुष्प्रभाव अगर हो जाता है या कई बार अति योग के लक्षण हो जाते हैं तो उनकी चिकित्सा क्या है। पहले देखते हैं कि दुष्प्रभाव क्या है और उनकी हम चिकित्सा क्या कर सकते हैं। दुष्प्रभाव है जैसे कफज विकार यदि किसी को हो गया है तो उसमें चिकित्सा क्या करेंगे, उसकी तीक्ष्ण उष्ण आहार देंगे और कफ शामक चिकित्सा करेंगे, क्योंकि कफज विकार जो हो रहे हैं उनके लिए हमें तीक्ष्ण और उष्ण चिकित्सा ही करनी है और कफ शामक चिकित्सा करनी है। अग्नि मांद्य यदि किसी को हो जाता है कि भूख नहीं लग रही है उसे, तो अग्नि संदीपन, अग्नि को बढ़ाने वाले कर्म हम करेंगे, चिकित्सा करेंगे। यदि वात विकार अगर उसे हो जाते हैं तो वात शांति के उपाय, उष्ण है, स्निग्ध चिकित्सा उसकी हम करेंगे। तिमिर है, यदि आँखों के आगे अंधेरा उसको छाने लगता है तो नेत्रों पर, पलकों पर उसकी अतैलीय जिसमें तेल नहीं है और ठंडक प्रदान करने वाली औषधियाँ हैं उनका प्रयोग करेंगे। यदि किसी को मूर्छा आ जाती है तो सिर पर व शरीर पर शीतल जल का छिड़काव करेंगे। यदि किसी को शिराशूल हो जाता है, नासाशोथ, नाक में सूजन आ जाती है या नाक से रक्तस्राव होने लगता है तो उसमें दोष व विकार की गंभीरता के अनुसार हम लाक्षणिक चिकित्सा करेंगे, अर्थात उस समय हम डिसीजन लेंगे कि उसको क्या चिकित्सा देनी है। यदि नासा से रक्तस्राव है तो उसको औषधि देनी है या केवल प्रेशर से उसका ठीक हो जाएगा, तो ये सब उसी समय हमें देखना होगा। अब लास्ट में हम देखते हैं कि कुछ हमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें याद रखनी है कि नस्य कर्म हम किसी भी 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों में एवं 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध व्यक्तियों में नहीं दे सकते हैं, उनमें नहीं दिया जाना चाहिए। प्रतिमर्श नस्य एक ऐसा नस्य है जो हम जन्म से आयु पर्यंत दे सकते हैं और नस्य से पूर्व आंतरिक स्नेहन किसी को भी कोई भी स्नेहन किसी भी रूप में नहीं दिया जाना चाहिए। आतुर सिर को ना अधिक झुकाए और ना अधिक ऊपर उठाए, जिससे कि जो हम औषध आतुर को दे रहे हैं वो ठीक प्रकार से अपना कार्य करे। आतुर को नस्य के दौरान सिर को ना हिलाने का निर्देश दें और वह परिचारक के बोलने तक लेटा रहे। अमूमन ये गिनती 100 तक हम गिनते हैं, उसमें काफ़ी हद तक औषधि अपने आप कार्य करके वापस आ जाती है। नस्य के दौरान आतुर के सिर, शरीर, गले आदि पर पुनः स्वेदन एवं मर्दन करें और इस बात का हमें ध्यान रखना है कि आतुर औषधि को निगले नहीं। जो भी हम औषधि नासा के द्वारा आतुर को दे रहे हैं, व्यक्ति को दे रहे हैं, पीड़ित को दे रहे हैं, वह उसको अंदर ना लेके जाए, वह उसको हम एक पान दे दें जिसमें कि वह थूक दे ताकि औषधि को अंदर ना निगले। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। यदि वह उसको निगल लेगा तो शरीर में दोषों को वो बढ़ाएगा ही, कम नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ से वह दोषों को खींच करके औषधि लेकर आ रही है। हमें उसे शरीर से बाहर निकालना है, वापस अंदर नहीं लेके जाना है। हमने आज क्या क्या देखा? हमने नस्य की परिभाषा देखी है कि नस्य क्या है। नासा मार्ग से औषध जो दी जाती है उसे नस्य कहते हैं। यह एक चिकित्सा प्रक्रिया है। नस्य के 6 प्रकार हैं: प्रधमन, बृहन, शमन, नावन, मर्श और प्रतिमर्श नस्य।
इसका महत्व है क्या है, जिसमें हम देखते हैं कि नेत्र रोग, कान के रोग, नासा रोग नहीं होते हैं, बालों की अच्छी से वृद्धि होती है, जल्दी से गिरते नहीं हैं, असमय सफ़ेद नहीं होते हैं, ज्ञानेंद्रियों की कार्यक्षमता को बढ़ाता है, यह बुढ़ापा देर से लाता है। सामान्य निर्देशों में हमने देखा किस किस को दे सकते हैं, जैसे शिरोस्तंभ है, अनिद्रा है, हनुग्रह है, ग्रीवा के रोग हैं, कोई व्यक्ति यदि हकलाता है, यदि उसके जल्दी बाल गिर रहे हैं, असमय सफ़ेद हो रहे हैं, सिर में दर्द रहता है उसको, या किसी को फेशियल पैरालिसिस हुआ है, उसमें हम नसें दे सकते हैं। किन में नहीं देना चाहिए, जैसे गर्भिणी है, सूतिका है, नव प्रतिशय है, नव ज्वर है, जिसने अभी स्नेह, मद्य या पानी पिया है, या जो अभी सिर से नहा के आया है या नहाने जा रहा है, उसको हमें नसें नहीं देना है। नसें देने की अवधि ज़्यादा से ज़्यादा हम 7 से 21 दिन तक दे सकते हैं। नस्य कर्म के कितने स्टेजेस हैं, उसमें हमने देखा कि पूर्व, प्रधान और पश्चात कर्म है। पूर्व कर्म में हमें संभार संग्रह करना है, आतुर की परीक्षा करनी है, आतुर सिद्धता करनी है। और प्रधान कर्म है जिसमें हम नासा द्वारा औषध को देते हैं। पश्चात कर्म है सम्यक अति और अयोग लक्षण देखने हैं, परिहार है, व्यापद है और उसकी चिकित्सा है। नस्य के काल है, कब कब नस्य दिया जाना चाहिए। नस्य पूर्व कर्म में हमने देखा कि आतुर की संपूर्ण जांच करनी है, मंत्रोच्चारण के बाद सिर की धान्वंतर तेल से तथा शरीर की क्षीरबला तेल से मालिश करनी है। इसके पश्चात शरीर को सुखोष्ण जल से भीगे तौलिए से पोंछना है और आतुर को पीठ के बल थोड़ा सर नीचे और पैर ऊपर करके लेटाना है। प्रधान कर्म में उसका एक नासारंध्र बंद करके दूसरे से औषध डालनी है और उसको ऊपर खींचने के लिए बोलना है। इसी प्रकार दूसरी जिसमें औषध डाली है उसे बंद करके दूसरी नासारंध्र में औषध डालनी है और ऊपर खींचने के लिए बोलना है। और औषध डालने के बाद हल्के हाथ से गले, ललाट, हथेली, तलवों और कंधे की मालिश करनी है और थोड़ी देर के लिए उसे लेटे रहने के लिए कहना है। पश्चात कर्म में हमने देखा कि सम्यक योग के लक्षण प्रतीत होने पर आतुर को सुखोष्ण जल के गरारे कराने हैं और धूमपान करवाना है। और नस्य कर्म के पश्चात पीने और नहाने के लिए सुखोष्ण जल ही प्रयोग में लाना है। उसके बाद आतुर को आतप सेवन, धूप का सेवन या धूम, मद्य सेवन इसके लिए मना करना है। शिरः स्नान, सिर से नहीं नहाना है, यात्रा, क्रोध आदि नहीं करना है। और अतियोग लक्षण यदि होते हैं, दुष्प्रभाव यदि होते हैं तो उनकी चिकित्सा को हमने जाना। और कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमने आपको बताई हैं, इन सब बातों का हम ध्यान रखेंगे। इसी के साथ हम आज का विषय यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।